जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके भूगोल के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन है वो शुरू कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे। और आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम इंपॉर्टेंट 15 परिभाषाओं के ऊपर बात करेंगे और वो आपकी फर्स्ट बुक से रिलेटेड है वो रहेगी, यानी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस पूरी बुक की महत्वपूर्ण परिभाषाएं आज हम तैयार करेंगे। उससे पहले बता दूं, बोर्ड परीक्षा में आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन से, थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं। ज्ञान आधारित, बोध आधारित, ज्ञानोपयोग आधारित और कौशल आधारित। यूं ही नहीं बन जाता पेपर, उसका एक तरीका होता है। ज्ञान में कौन से प्रश्न आते हैं, यानी इसमें आपसे कोई परिभाषा पूछी जा सकती है, किसी चीज का अर्थ या आशय पूछा जा सकता है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न बनाकर उसका नाम पूछा जा सकता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और साथ में कोई तारीख पूछी जा सकती है, कोई संख्या पूछी जा सकती है। सीधी सी बात है, जब रटी रटाई कोई बात पूछी जाती है वो सारी ज्ञान पर आधारित होती है, यानी वो ज्ञान का प्रश्न कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम बोध यानी समझ और उस समझ के उपयोग यानी ज्ञान का उपयोग करना, एप्लीकेशन, तो अगर इन दोनों टॉपिकों की अगर बात करें तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसमें आपको किसी चीज के होने का कारण भी, वो चीज क्यों होती है, उसका क्या कारण है, वो कैसे होती है, कोई चीजों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, आपसे किसी चीज का उपाय पूछा जा सकता है, आपसे कोई सुझाव है वो मांगा जा सकता है, या कोई लाइन लिखकर ये कह दिया जा सकता है भी इस लाइन की आप विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वो बोध और ज्ञानोपयोग पर आधारित होते हैं। चौथा प्रकार आता है कौशल। कौशल, इसके अंदर आपसे कोई डायग्राम बनवाया जा सकता है, कोई रेखा चित्र बनाया जा सकता है, कोई गणितीय सवाल अगर आपके उस सब्जेक्ट में बनता है तो वो पूछा जा सकता है, कोई मानचित्र आधारित प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो इसी कड़ी में आज की जो अपने परिभाषाएं हैं वो किस कौशल पर आधारित है, वो ज्ञान पर आधारित है। परिभाषाएं सारी ज्ञान में आती है। तो चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं एक महत्वपूर्ण पहली परिभाषा के ऊपर। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा दीजिए, या फिर जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है या इससे आप क्या समझते हैं। ऐसा प्रश्न आ गया तो सबसे ये प्रश्न 1 नंबर या 1.5 नंबर में पूछा जा सकता है ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले तो आप जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका पॉइंट लगाएंगे भी क्या बात पूछ रहा है उत्तर के अंदर। प्रश्न आपको एग्जाम की कॉपी में दोबारा नहीं लिखना होता, केवल आपको क्या लगाना होता है, प्रश्न की संख्या लगानी होती है, बाकी वो पूरी लाइन खाली छोड़ दी जाती है। नीचे आंसर में आप इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व पूछा है तो वो लिख दिया और इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, डैश करके। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह बात हमने परिभाषा के रूप में वहां पर लिखनी है। किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इतना ही लिख दे, या इससे रिलेटेड अगर कोई बात और पता है और जिसके लिए आप श्योर हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, ये ऐड कर सकते हो। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला है वो भी लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला, पूरा नाम लिख दीजिए यहां पर। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कुल जनसंख्या पूरा लिखना आपको, कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल, ये लिख दीजिए आप। ये परिभाषा के अंदर आप चाहें तो ये सूत्र भी आप नीचे लिख सकते हो। आप परिभाषा अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, अर्थ सही निकलना चाहिए। जैसे आप लिख सकते हो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व
कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अलग से पूछ ले चाहे बड़े प्रश्न के साथ ये परिभाषा कई बार पूछ ली जाती है। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा होगी भी कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है ये। अगला प्रश्न है परिभाषा का कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं। फिर वही प्रश्न की संख्या लगानी है उत्तर में और वो लाइन खाली छोड़ देंगे और फिर आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे प्रश्न की जो डिमांड है वो जनसंख्या वृद्धि है, तो आपने लिखा जनसंख्या वृद्धि और उसको क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे, समय के दो अंतरालों के बीच यानी दो टाइम पीरियड के बीच का डिफरेंस एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आप चाहें तो समय को आगे ऐड कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो दो समय अंतरालों के बीच, ऐसे भी लिख सकते हो दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह इसकी परिभाषा होगी। अब अगर यही प्रश्न 1.5 या 2 नंबर में आ रहा है तो आप चाहें तो कुछ चीजें और ऐड इसमें कर सकते हो, जैसे भी जनसंख्या परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में प्रकट है वो किया जाता है, और जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सूचक होता है। यह चीज हम ऐड कर सकते हैं जब अगर प्रश्न 1 से ज्यादा नंबर का हो। 1 नंबर का ही है तो आप केवल इतनी ही बात वहां पर लिख दीजिए। यह परिभाषा हो गई। चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं अगली परिभाषा की। प्रश्न आ गया प्रवास किसे कहते हैं, तो प्रश्न संख्या लगाएंगे, वो लाइन खाली छोड़ेंगे एग्जाम के अंदर। तो क्या पूछ रहा है, प्रवास पूछ रहा है, तो आप पहले क्या लिखेंगे यहां पर, यहां मैंने लिखा नहीं इस बार, तो आप यहां पहले हेडिंग बनाएंगे प्रवास और उसको अंडरलाइन कर देंगे और फिर आगे चलकर ये उत्तर लिखने का एक तरीका हो जाता है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लोगों का प्रवास कहलाता है। तो यह माइग्रेशन की परिभाषा होगी। चलिए अगला प्रश्न है उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। तो फिर एक परिभाषा पूछ रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं भी, आज हम बोर्ड परीक्षा के अंदर जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बनती है फर्स्ट बुक के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, जो बोर्ड के अंदर जो ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो उच्चतर जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है, यानी इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम हेडिंग बना लेंगे उच्चतर जीवन प्रत्याशा। अर्थ पूछा है तो का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक लंबे और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज्यादा अवसर है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ लिखना है, लोगों के पास अधिक लंबे यानी लंबी उम्र और वो भी क्या, स्वस्थ। तो लंबी और स्वस्थ जो उम्र होती है उसी को उच्चतर जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। चलिए अगली परिभाषा पर बात करें, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, उत्तर के अंदर क्या लिखेंगे, आर्थिक क्रिया, और अंडरलाइन कर देंगे इसको, आर्थिक क्रिया उत्तर के अंदर लिखेंगे। मानव के वे क्रियाकलाप, वे काम, वे गतिविधियां जिनसे आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं के कई प्रकार आपको पता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, पंचम, ये आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है। तो वो क्रियाकलाप जिनसे इनकम प्राप्त होती है वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है कि कृषि का अर्थ लिखिए। तो पहले आप क्या बनाएंगे, शब्द लिखेंगे उत्तर के अंदर कृषि, उसको अंडरलाइन करेंगे और उसके अंदर क्या लिखेंगे, खेतों को जोतना, फसलें उगाना और पशुओं के पालन पोषण की क्रिया कृषि कहलाती है। तो यानी इसमें खेती और पशुपालन दोनों ही शामिल है। खेतों को जोतना, फसल उगाना और पशुओं के पालन पोषण की क्रिया कृषि कहलाती है। कई बार बोर्ड परीक्षा में ये बड़े प्रश्नों के साथ पूछी गई है भी कृषि किसे कहते हैं, फिर आगे कोई और प्रश्न साथ में ऐड कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं। तो फिर आप वापिस क्या लगाएंगे, हेडिंग बनाएंगे ट्रक कृषि।
उत्तर जब लिखेंगे तो ट्रक कृषि, फिर उसको अंडरलाइन करके आप डॉट या डैश लगा देंगे, फिर उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। सिटी के बाहर जो खेती बाड़ी की जाती है, जो फसलें, कौन सी फसल, जो सब्जियां जो उगाई जाती है, उसको ट्रक कृषि कहा जाता है। ये बाजार और फार्म, फार्म का मतलब खेत, बाजार और खेत के बीच एक ट्रक द्वारा एक रात में तय की गई दूरी द्वारा नियंत्रित होता है। यानी सीधी सी बात है भी, एक किसान एक रात में ट्रक कितनी दूरी तक ले जा सकता है उस सब्जी को, इससे कंट्रोल होती है। तो नगरों के चारों ओर सब्जियों का उगाना ही ट्रक कृषि कहलाता है। तो ये ट्रक कृषि की परिभाषा, आशय कुछ भी पूछ ले तो ये दोनों बातें आपको वहां पर लिखनी है। बार बार मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, जब भी कोई भी प्रश्न लिखे उसकी हेडिंग जरूर उत्तर के अंदर लिखें, उसको अंडरलाइन करें और आगे अपनी बात क्लियर तरीके से रिप्रेजेंट करें। कोशिश यही करें भी एग्जाम के अंदर काटा पीटी नहीं हो, थोड़ा सा संयम रखते हुए, कंट्रोल रखते हुए, बिना किसी घबराहट के पहले प्रश्न पढ़ें, उसका उत्तर सोचें और आराम से लिखें। 3.25 घंटे का आपको बोर्ड में टाइम मिलता है और इजीली 2.5 घंटे के अंदर पेपर है वो पूरा हो जाता है, इसलिए किसी घबराहट की आवश्यकता नहीं है भूगोल के अंदर आपको। अगला प्रश्न है कोल खहोज क्या है? तो वापिस आप हेडिंग क्या लगा सकते हो, कोल खहोज, इस प्रकार से वापिस उत्तर में लिखोगे, डैश कर दिया, अंडरलाइन कर दी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर लगा दिया और उत्तर के अंदर कोल खहोज हेडिंग लगा ली। सोवियत संघ में होने वाली सामूहिक कृषि को कोल खहोज कहा जाता था। सोवियत संघ जो पहले था, यूएसएसआर जो था, वहां पर जो सामूहिक खेती होती थी उसको कोल खहोज कहा जाता था। चलिए अगला है विनिर्माण से क्या आशय है? विनिर्माण से क्या आशय? प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर लगाया एग्जाम के अंदर, उत्तर के अंदर वही बात फिर आपको समझा रहा हूं। विनिर्माण आ गया तो हमने विनिर्माण लिखा, अंडरलाइन किया, डैश किया। अब हम उत्तर लिखना स्टार्ट कर देंगे। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, फिर भी इसमें मशीनों द्वारा बनाया गया सामान भी शामिल किया जाता है। तो इसका मतलब हाथ से बना हुआ और मशीनों से बनी हुई चीज किसके अंदर आती है? मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है विनिर्माण में। तो विनिर्माण से आशय मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन है। अर्थ तो सिर्फ हाथ से बनाना था, लेकिन आजकल मशीनों वाली चीजें भी इसमें शामिल कर ली जाती है, तो इसलिए हमने नीचे क्लियर कर दिया विनिर्माण से आशय है मशीनों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन। चाहिए अब प्रश्न विनिर्माण का अर्थ पूछ ले, विनिर्माण का आशय पूछ ले, तो ये बातें आप वहां पर अच्छे से क्लियर कर सकते हो एग्जाम में। क्योंकि बोर्ड परीक्षा के अंदर क्या होता है भी, आपको कितना याद है ये कोई मायने नहीं रखता, आप बहुत होशियार हो ये भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी कॉपी क्या बोलती है। क्योंकि आपकी कॉपी, राजस्थान के बच्चों की बात करूं तो राजस्थान के अंदर किसी भी टीचर के पास जा सकती है, कम से कम आपके डिस्ट्रिक्ट से तो बाहर ही जाएगी वो कॉपी। तो कॉपी में आपके लिखने का तरीका क्या है, वही आपकी वहां आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको प्रदर्शित करता है। तो इसलिए हमें उत्तरों को लिखने का अच्छे से अभ्यास करना है। कई बच्चे अक्सर पढ़ते जाते हैं, लिखने का अभ्यास नहीं करते, तो उनको बोर्ड परीक्षा के अंदर इस चीज का नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप सभी बच्चों को कहूंगा भी आप लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें कोई चीज लिखनी है और उस लिखी हुई चीज का कोई दूसरा व्यक्ति मूल्यांकन है वो आपका करेगा। प्रश्न है कि पर्यटन क्या है? तो ज्ञान का प्रश्न है, तो सीधा पहले हेडिंग क्या बना ली हमने? पर्यटन, उसको अंडरलाइन किया, फिर लिख रहे हैं कि व्यापार के अलावा, व्यापार नहीं, व्यापार के अलावा मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा को पर्यटन कहा जाता है। आमोद प्रमोद के लिए जो यात्रा की जाती है, मनोरंजन के लिए जो यात्रा की जाती है, उसे पर्यटन, टूरिज्म है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है परिभाषा कि चिकित्सा पर्यटन क्या है? तो फिर वापस वही प्रश्न की हेडिंग बनाएंगे, चिकित्सा पर्यटन, और लिखेंगे जब चिकित्सा उपचार, जब मेडिकल ट्रीटमेंट को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से जोड़ दिया जाता है,
इंटरनेशनल पर्यटन से जोड़ दिया जाता है तो उसे चिकित्सा पर्यटन है वो कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न निकल सकता है ये भी। अगली इंपॉर्टेंट परिभाषा है परिवहन, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? तो फिर वही आप पहले हेडिंग बनाएंगे परिवहन, उसको अंडरलाइन किया, फिर हम लिख रहे हैं व्यक्तियों यानी लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की, लाना और ले जाना, तो लाने और ले जाने की, चाहे वो लोगों की बात करो चाहे सामान की बात करो, तो व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की सुविधा को, सेवा को परिवहन कहते हैं। परिवहन कार्य स्थल, जल और वायु में होता है, यानी परिवहन के मार्ग हो गए ना, स्थल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया, जल परिवहन हो गया। तो इस प्रकार की लाइन भी आप ऐड है वो कर सकते हो। पहले मूल परिभाषा आपको लिखनी है। आगे बात करें परिवहन जाल किसे कहते हैं? परिवहन ट्रांसपोर्ट का जो जाल बन जाता है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? परिवहन जाल लिखोगे, उसको अंडरलाइन करोगे, डैश कर दोगे उत्तर के अंदर, जैसा आप और प्रश्नों के अंदर देख पा रहे हो। यहां कई जगह लिख नहीं पाया तो इसका मतलब ये नहीं है भी आप नहीं लिखे, आदत डालो, धीरे धीरे अपने आप आदत बन जाती है। ये मत सोचना, कई बार बच्चे ये सोचते हैं मैं फाइनल एग्जाम में ऐसा लिख लूंगा। अरे जब साल भर आपने जिस तरीके से अभ्यास किया है वही तरीका तो फाइनल डे लिख पाएंगे, वरना चीजें याद नहीं रहती। इसलिए हमें इनको अपने हैबिट के अंदर शामिल कर लेना है भी, प्रश्नों के उत्तर हमें ऐसे ही लिखने हैं। तो अनेक स्थान जिनको परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। यानी बहुत सी सड़कें इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई, तो ये क्या बन गया? एक जाल बन गया, एक पैटर्न है वो बन जाता है। तो अनेक स्थान जिनको परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप पैटर्न का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहा जाता है। अगला है सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं? लास्ट ईयर बोर्ड में आया भी है। तो पहले क्या करोगे? वही हेडिंग बनाना है आपको। क्या लिखना है उत्तर के अंदर? यही मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आप समझ जाए मैं क्या बताना चाहता हूं। सीमावर्ती सड़कें लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, डैश किया, ठीक है। अब परिभाषा लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को, इंटरनेशनल जो बॉर्डर होती है उनके सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें हैं वो कहा जाता है। आप गौर करेंगे कई परिभाषाएं ऐसी है जो आपकी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में कई जगह काम आएगी। तो एक परिभाषा तैयार कर लो, प्रश्न चाहे फर्स्ट बुक से आए चाहे सेकंड बुक से, उसमें मत उलझ जाना भी ये फर्स्ट बुक से आया तो मैं ऐसा लिखूंगा, सेकंड बुक से आया तो ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, बस परिभाषा मतलब परिभाषा होती है। व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो अब इसका मतलब अब आपको क्या हेडिंग बनानी है? व्यापार हेडिंग बनानी है, इसके बारे में लिखना है। तो अंडरलाइन कर दिया। अब लिखेंगे व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार करने, अब ये आगे वाली, अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आपसे इतना ही लिख दें तभी आपको 1 मिलेगा। 1.5 नंबर का प्रश्न है तो कुछ लाइनें आप और ऐड कर सकते हो, जैसे व्यापार करने के लिए 2 पक्षों का होना आवश्यक है, एक पक्ष बेचने वाला और दूसरा पक्ष खरीदने वाला। तो 2 पक्ष चाहिए, एक पक्ष बेचता है तो दूसरा पक्ष उसको खरीदता है। तो ये थी ज्ञान पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें, यानी फर्स्ट बुक की इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वो आज हमने यहां पर डिस्कशन की है। तो आप इन 15 परिभाषाओं को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तैयार है तो रिवीजन हो गया, नहीं तैयार है तो एक बार इनको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगले वीडियो क्लास के अंदर हम बोध और ज्ञानोपयोग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। इससे आप पूरा बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसको भी अच्छे से समझ जाएंगे। यानी बात करूं क्यों, कारण या अंतर पर आधारित कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे और फर्स्ट बुक में इस प्रकार के जो भी प्रश्न बनते हैं उनका अभ्यास हम करेंगे। एक चीज आप सब बच्चों से अनुरोध करूंगा, ये प्रश्न आप सबके लिए, आपके बहुत से दोस्तों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उनको जरूर आप मोटिवेट कीजिए, आप उन तक इन वीडियो को शेयर कीजिएगा।
ताकि वो भी यहां से लाभ है वो उठा सके। आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बना रहे। चलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।